Hi everyone, welcome to the channel. In this particular video, I am going to discuss in brief 5 important judgments of Supreme Court from the month of January 2024. फ्लैट LLM के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। रीसेंट जजमेंट्स को हमें पढ़ना रहता है और उनसे रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको इन जजमेंट्स की क्लोज रीडिंग करनी पड़ेगी या इनकी फाइंडिंग्स और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की आपको रीडिंग करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ कि हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एडवर्स पोजीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लॉ ऑफ लिमिटेशन से होता है। और लॉ ऑफ लिमिटेशन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट पैसेजेस होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पे भी यहाँ से आपको डायरेक्ट चीज़ें दिखाई देंगी। लॉ ऑफ लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर टू सेट असाइड अवार्ड, ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का है, जिसमें सेक्शन 34 के ऊपर डिस्कशन होगा। और ये अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हैं कि अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया है। फिर इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मैटर है, जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एजुकेशनल ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करने के लिए मैंडेटरीली परमिशन का रिक्वायरमेंट रख दिया था कि पहले हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा स्टेट को कुछ भी करने के लिए। तो वहाँ पे सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, जुडिशियल बॉडी है, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डोमेन में इंटरफेयर कर रही है। तो उस ऑर्डर को सेट असाइड करा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने। प्रायर सैंक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यहाँ पे सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी की बात हो रही है, जहाँ पे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर प्रोसिक्यूट करना है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन अप्रोप्रिएट केसेस क्या परमिशन लेना ज़रूरी है व्हेन द एलिगेशन इज़ कि उसने मॉडिफिकेशन किया है, फैब्रिकेशन किया है डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट से ये हो गया हमारे लिए। और सिविल प्रोसीजर कोर्ट से हमने एक मैटर लिया है, जहाँ पे क्या होता है अगर कोई डिफेंडेंट किसी प्लेंट के इंस्टीट्यूट होने पे जब उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है जिसके बेसिस पे फैक्ट्स इश्यूज डिसाइड होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट्स एंड इश्यूज ऑफ लॉ। तो अगर वो ना फाइल करे तो क्या होता है? क्या एक्स पार्टी डिग्री दे दी जाती है या प्लेंटिफ के फेवर में डिग्री दे दी जाती है? उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मेजर जजमेंट आया है। तो पांचों एरियाज हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से लिए गए। तो पहले एडवर्स पोजीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एडवर्स पोजीशन के ऊपर हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटेशन है। लॉ ऑफ लिमिटेशन में एक सिंपल सी बात कही गई है कि जो भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे 12 ईयर्स से ज़्यादा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे 30 ईयर्स से ज़्यादा रह रहा होता है, तो वो एडवर्स पोजीशन का डिग्री जो है अपने फेवर में ले सकता है। अब इस केस में कहते हैं कि वो उसका उसका टाइटल हेड है, और यहाँ पे जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी पे अपना टाइटल प्रूव करना रहता है, एंड दैट इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे जस्टिस PS नारासिम्हा और अरविंद कुमार के जजमेंट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट को क्या कर दिया है, ओवर रूल कर दिया है, रिवर्स कर दिया एक तरीके से। उन्होंने रविंद्र कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर के जजमेंट को हाईलाइट किया, जहाँ पे कहा कि इट इज़ अ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ कि जो प्लेंटिफ है, द प्लेंटिफ कैन सीक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल बाय एडवर्स पोजीशन, राइट? The adverse possession की pleading is not only in favor of defendant, कि adverse possession defendant को ही प्रूव करना रहता है। प्लेंटिव जो है एडवर्स पोजीशन में है किसी प्रॉपर्टी पे और वो उस पर मालिकाना अधिकार रखता है, टाइटल का राइट रखता है, इसका डिक्लेरेशन वो ले सकता है। तो रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत काऊ का ये जजमेंट है। लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो वो एडवर्स पोजीशन का बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, वो उस पर रहता है जो क्लेम कर रहा है, राइट? ओनर को सिर्फ अपना टाइटल प्रूव करना रहता है। तो एडवर्स पोजीशन के ऊपर जो लिमिटेशन है, जो टाइम का है, वो 12 ईयर्स है। गवर्नमेंट लैंड के लिए इट इज़ 30 ईयर्स, राइट? देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस जिसको आप यहाँ से अपने रीडिंग में ले सकते हैं। द सेकंड मैटर इज विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। इसमें एम्बिट एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 34 का बात होता है यहाँ पे, और सेक्शन 37 है जहाँ पे अपील्स फाइल होती है किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट। तो सेक्शन 34 और सेक्शन इनकी जो स्कोप है उसके ऊपर बात है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेन पॉइंट क्या कहा है, दैट द कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर टू मॉडिफाई द अवार्ड। यानी कि सेक्शन 34 इज ओनली अबाउट सेटिंग असाइड द अवार्ड, राइट? सेटिंग असाइड द अवार्ड, सेटिंग असाइड द अवार्ड, ये चीज़ आप कभी मत भूलिएगा, राइट? सो द आर्बिट्रेटर ने कोई अवार्ड दिया तो उसको आप अपर कोर्ट में जाके सेक्शन 34 में, यूजुअली केसेस में डिपेंडिंग ऑन कि पार्टीज़ क्या हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या कहता है, सीट ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है, उसके बेसिस पे जो रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट रहती है, तो सेक्शन 34 के अंदर किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है अगर उसमें कुछ मेजर फॉल्ट है, या पार्टीज़ करेक्ट नहीं है, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इन सारे ग्राउंड्स पे, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने SP समुद्रम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाले मैटर में ये जजमेंट दिया
राइट। बेंच जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस संजय करोल की थी, और एक सिविल अपील फाइल की गई थी अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, right? So this is very clear with the scope, and this has been previously decided by the Supreme Court in the case of National Highways Authority of India versus M. Hakim and others, right? That any court under Section 34 would have no jurisdiction to modify the arbitral award, and at best, what they can do is that they can uh, set aside the award, but they cannot modify the award. In the present matter, compensation था, स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरीके से ठेका दिया था, और उस ठेके में कहा था कि आप मेरे को पंचायत का गांव में एक ऑफिस बनाना था। तो उसमें टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया था कंस्ट्रक्शन, तो जो ठेकेदार था उसने गवर्नमेंट को पोजीशन देने में डिले कर दिया, और उसका ये कहना था कि पोजीशन के डिले में रीज़न ये है कि गवर्नमेंट हमको टाइमली पे नहीं कर रही थी। तो इस केस में एक आर्बिट्रेशन हुआ हम लोग के बीच में आपस में, और उन्होंने, जो ठेकेदार है उसने कुछ आर्बिट्रेशन अमाउंट क्लेम किया जो ये सेटल नहीं कर पाए गवर्नमेंट ने। आर्बिट्रेटर ने गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दे दिया, तो जो पर्सन है वो सेट असाइड कराने के लिए कोर्ट के पास गया 34 के अंदर, और जो कोर्ट है उसने, ट्रायल कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में दे दिया। फिर हाई कोर्ट गया वो सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने भी किसके फेवर में दे दिया, गवर्नमेंट के फेवर में दे दिया। अब वो व्यक्ति फिर सुप्रीम कोर्ट आया, और हाई कोर्ट ने एक फॉल्ट क्या किया था कि जो कंपनसेशन उसने मांगा था, एक तरीके से कंपनसेशन मतलब जो भी अमाउंट मांगा था उसने 18 लाख का मांगा था, और हाई कोर्ट ने उसको कम करके 3 लाख 3.5 लाख के आसपास कर दिया था। तो इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 पे ऑर्डर को सेट असाइड आप कर सकते हो, उसको आप मॉडिफाई नहीं करा सकते, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो आप यहाँ से ये पूरा जो रेलेवेंट पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं। सेक्शन 34 और सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट गिव्स पावर्स टू द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दे कैन डू after the arbitral award is passed. So that is one area that you need to look into. This is the third judgment where uh, the legislature of Uttar Pradesh had passed a law where they had stated that जो भी ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको स्टेट से फंडिंग मिलती है, स्टेट से एड मिलती है, उनके ऊपर, उनके अंडर अगर कोई सर्विसेज के केसेस हैं, पीपल आर वर्किंग अंडर दोज इंस्टीट्यूशंस, राइट, दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड पेमेंट ऑफ सैलरी का हो सकता है, प्रमोशन का मैटर हो सकता है, अपॉइंटमेंट का मैटर हो सकता है, ट्रांसफ़र का मैटर हो सकता है। तो उन सभी इश्यूज़ को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक एजुकेशन सर्विसेज ट्रिब्यूनल बनाने की के लिए बिल पास हो गया उत्तर प्रदेश में। अब इस केस में क्या हुआ कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी सुओ मोटो ले लिया, एक तो प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो ये मैटर ले लिया अपने अंडर, और कहा कि कोई भी ट्रिब्यूनल अगर बनाया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, तो दिस विल बी द परमिशन विल बी गिवन बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, राइट। प्रायर सैंक्शन हैज़ टू बी टेकन बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। एंड अब उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, दे हैव कम बिफोर, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ द हाई कोर्ट, सो दे हैव कम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट this is undue interference on the part of the high court, and the high court is basically interfering into the legislative as well as executive domain, because law क्या बनाना है, ट्रिब्यूनल क्या बनाना है, उसका चेयरमैन कौन होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये पावर किसके पास है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। So in the case of the state of Uttar Pradesh versus INRI Constitution of Educational Tribunals, suo moto, right? The Supreme Court had added that High Court could have set aside the legislation. Article 226 के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है हाई कोर्ट के पास, उसमें हाई कोर्ट कुड हैव सेट असाइड दिस इंटायर लॉ इन इटसेल्फ। सेटिंग अप ऑफ एजुकेशनल ट्रिब्यूनल्स वाले लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के सेट असाइड कर सकता था, बट हाई कोर्ट ने क्या करा, हाई कोर्ट ने अपने आप को इंक्लूड कर लिया लेजिस्लेशन में, राइट। अपने आप को ज़बरदस्ती एक पावर दे दी उस लेजिस्लेशन में, इंटरफेयर किया। तो ये नहीं कर सकते हो आप, और आप एक स्टैट्यूट के ऑपरेशन को स्टे नहीं लगा सकते, राइट, बाय वे ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स। आर्टिकल 226 पे आपने फाइनल ऑर्डर भी नहीं दिया, इट वाज ओनली एन इंटरिम ऑर्डर वेयर यू इम्प्लिकेटेड योरसेल्फ। बीच में आप घुस गए और आपने कहा कि आपसे परमिशन लेना ज़रूरी है। सो दिस इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड। सो दिस इज द इंटायर मैटर बिफोर यू, एंड definitely you should read this judgment, the case State of Uttar Pradesh versus INRI Constitution of Educational Tribunals, right? Moving to the next, it is with respect to Criminal Procedure Code. Now, in this matter, you see, it is written that prior sanction of prosecution is not required to prosecute a public servant for fabricating documents. Now, the scope of the matter, the ambit of the matter is that you understand what is color of duty, what is color of duty, and what are official duties. So, if a public servant does anything, takes any action or omission in the garb of official duty while doing his official duty, for the conduct of that duty, for the performance of that duty,
you cannot prosecute that particular public servant because he's working under the orders of the government. Okay. And if you want to prosecute, let us say, such a public servant, you need to take prior sanction from the appropriate government. If it is a state employee, then it would be the state government. If it is a central employee, then it would be a central government or union government. And if it is a proclamation of state emergency in a state, then also the relevant government would be the union government. And this is with respect to the scheme given in Section 197 of Criminal Procedure Code. And you also study this concept as sovereign immunity within the Constitution of India. Now, in this case, there is this matter of Karnataka, where a village officer fabricated certain documents with respect to construction and property, and the case was filed between two parties. FIR was filed, and in that, during the trial, it was highlighted to the court that it was the public servant who had forged the documents. Now, the High Court had discharged the public servant from the matter and stated that prior sanction of the prosecution, that means Karnataka government is very much required if that public servant has to be implicated in this case. So this matter went before the Supreme Court, and Supreme Court relied on the matter of Shambhunath Mishra versus State of UP judgment, in which it stated that fabrication of records and misappropriation of funds, यानी सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, उनमें परिवर्तन करना बिना इजाज़त के, बिना ड्यू रीजंस के, और सरकारी फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट करना, गलत तरीके से यूज़ करना या अपने यूज़ में लेके आना, ये पब्लिक सर्वेंट के पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं होता है। तो क्योंकि ये पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, तो ऐसे काम कृत्य जब वो करेगा, ऐसे काम जब वो करेगा, तो कानून व्यवस्था उसको सज़ा दे सकती है विदाउट दी ऑब्लिगेशन ऑफ सेक्शन 197 सीआरपीसी। तो ये वाला जो पॉइंट है सेक्शन 197 सीआरपीसी का, इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड व्हाट इज़ द ड्यूटी, देयर lies all the fundamental questions areas, gray areas. Okay, so you need to read that concept as well, and very systematically, in very brief, I have tried to explain it. So, what I am giving you oral explanation is a gist, is even a gist of what we are seeing on the screen or in the content that you are seeing. So you can simply take a screenshot of these slides and make your own notes out of it, and you can also look into the judgment that is there. So moving to the last part of our series from CPC. From CPC, we are focusing on Order 8, Rule 10. Now, Order 8 of CPC is one order where written statement के scopes के बारे में बात की गई है. Multiple rules are there. So, how the issues are to be determined, when the written statement has to be filed, and if the written statement is not filed within a reasonable period of time, then what the court can do. All right. And under different rule, it is also given in Rule 9, it is given that in subsequent pleadings also, the court has the power to call for any written statement or any additional written statement. All right. So this concept is very much important. What if the defendant is not able to file written statement? Plaint file हुआ, plaintiff ने अपने अपने averments रखे, अब कोर्ट टाइम देता है किसको, डिफेंडेंट को 30 डेज का. विद इन 30 डेज आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है. ये ऑर्डर 8 रूल 1 में दिया हुआ है. अब अगर रिटर्न स्टेटमेंट 30 डेज के अंदर फाइल नहीं होता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट फर्दर ऑर्डर दे सकता है कि आप किसी और डेट को ले आओ, लेकिन वो जो डेट है वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं सकती, यानी 30 डेज तक आपको करना है, और अगर कोर्ट की परमिशन से आप उसको 90 डेज तक खींच सकते हो. दैट इज़ द ऑर्डर 8 करो. लेकिन इस टाइम पीरियड में भी, राइट, अगर कोई डिफेंडेंट फाइल नहीं करता है रिटर्न स्टेटमेंट, तो क्या डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में दे दी जाएगी. तो इन द केस ऑफ आसमा लतीफ़ एंड अनदर वर्सेस शबीर अहमद एंड अदर्स 2024, the Supreme Court stated that Order 8, Rule 10 does not empower the court to uh, pass the decree in favor of the plaintiff only because the defendant was not able to file the written statement within a reasonable period of time. Plaintiff also has to prove his averments by way of suitable evidences. If the plaintiff has not done so, and the court prima facie sees that there are certain issues which needs to be decided between the plaintiff and the defendant, then the court will enable the defendant to file the written statement, will direct the defendant to file the written statement. All right. So what you need to remember is the statutory provision, the limitation period of 30 days and 90 days, and subsequent action that the court can take, and the limit of the court power under Order 8, Rule 10. Right. This is what you need to remember, and the matter is obviously where the court had explained that Order 8, Rule 10 provides two options to the court. First, that either they can pronounce the judgment against the defendant who has defaulted the filing of the written statement, or the court can make such order as it deems fit. So, in such order as it deems fit, and reading that Order 8 with Rule 9, it indicates that court should ask the defendant to file the written statement. Also,
if in the present matter, when there are not only one defendant, there are more than one defendants, then passing the decree in the favor of the plaintiff against all of those defendants is not proper law and is not within the scope of Order 8, Rule 10. Right? So this is what the Supreme Court has mentioned. So this was all about the 5 important judgments from the month of January from these areas. I hope you found the lecture interesting, informative, to the point. And if that is the case, so I would request you to kindly subscribe to the channel, press the bell icon, because these excerpts, these small insights, limited insights into judgments, plays a humongous role in giving you the kind of direction that you need to take when you're preparing and when you need to look around for more information and more landmark rulings. So signing off from this present video, I'll see you guys in the next.